नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला और वक्त है चर्चा का और वक्त है विश्लेषण को समझने का, खबरों की बारीकी को समझने का। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री अशोक वानखेड़े सर मौजूद है। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, सीधे सीधे सवालों पर आता हूं क्योंकि मुद्दा बेहद अहम है। ब्रेकिंग न्यूज कुछ देर पहले आई थी सर। बिहार में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो नीतीश कुमार की उम्र पर तंज कसते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार उनको अपने घर बुलाते हैं, 1.5 घंटे तक बातचीत होती है। लगा कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला, लेकिन होता है उल्टा और अशोक चौधरी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बना दिए जाते हैं। सर, ये घटना कुछ गले के नीचे उतरने वाली है नहीं, कुछ समझ में आती नहीं। देखिए, दो चीजें हैं जी। जो लोग नीतीश को बहुत चाहते हैं। अच्छा। नीतीश की गिरी हुई हेल्थ और नीतीश के यू टर्न को भी जस्टिफाई करते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला। अब मेरी दो लोगों से बात हुई, उनको पता था कि इस पे शो होंगे, तो वो पहले ही बात करके आजकल आपका दिमाग में कुछ डालने का प्रयास करते हैं। बोला सर, एक पहले भी दलित नेता को वहां ले आए हैं और अशोक अब अकेला दलित नहीं हमारे यहाँ। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा उनको, अशोक चौधरी की कैलिबर क्या है, अशोक चौधरी की क्रेडिबिलिटी क्या है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड में जाते हैं, जनता दल यूनाइटेड में मंत्री होते हैं, नीतीश की क्लोज जाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को पासवान के पार्टी से चुनाव लड़वाते हैं, उसको सांसद बनवाते हैं। अपने ही कैबिनेट जनता दल यूनाइटेड के दूसरे नेता के बेटे के खिलाफ उतारते हैं और वो निपटारा होता है। ये इनका ये रहा है। अशोक चौधरी दिल्ली आए, वो कोविंद साहब से मिले, उसके बाद वो और अमित शाह जी से मिले, वो बिरला जी से मिले, खासकर बिरला जी और कोविंद, इनके तो 2 फोटो उन्होंने डाले। अब अशोक का बिरला जी से मिलना कोई जरूरी नहीं था और कोविंद साहब से मिलना भी मुझे समझ के परे है, लेकिन कोविंद साहब कई जगह पे मतलब बोलना नहीं चाहिए, पूर्व रिटायर्ड मतलब पूर्व राष्ट्रपति है, लेकिन जी। अभी भी वो बीजेपी के लिए कई जगह बैकडोर से मदद करते हैं। उनसे मिलने के बाद ये फोटो वायरल करना और फिर उम्र का तगाजा देना कि अब आप सब छोड़ दीजिए, और उनकी कविता के बाद जनता दल यूनाइटेड के तरफ से स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट देना कि कोई उम्र नहीं हुई है, ये है वो है। लगातार मीसा को जब पूछा गया, लालू जी की बेटी को, तो उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई उम्र की तो कोई सीमा होती नहीं। वो एक इंडिकेशन है। और साथ में जो बाकी लोग थे उनमें से कई लोग ऐसे थे, मुकेश सहनी थे, उन्होंने खुल करके अशोक का साथ दिया और कहा कि वाकई अब बुढ़ापा आ गया है, सिंहासन खाली करो, हम लोगों के लिए जगह करो। तो ये घमासान हो ही रहा था। इतने में अशोक चौधरी जाके फिर नेताजी के घर मिल लिए, बातचीत कर ली। सुना तो चर्चा तो ये भी है कि अशोक चौधरी के घर तांत्रिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। हाँ, ये भी खबर है। हाँ, ये भी खबर है। इसी के बीच में जनता दल यूनाइटेड से एक पर्चा बाहर आता है और कहता है उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाए। इसके मायने ये है, जो मैं समझ पाया, कि नीतीश कुमार अभी भाजपा से बहुत डरे हुए हैं। उन्हें रात को भी लगता है कि उनकी पार्टी भाजपा तोड़ रही है। उन्हें लगातार इसी डर के मारे अशोक चौधरी 2 लोगों से मिल के आए तो उन्होंने महामंत्री बना दिया। ये डर नहीं तो क्या है, इसको और क्या समझे चंद्रकांत जी, बताइए आप। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। मैं ये बात मानता कि ये मास्टर स्ट्रोक हो जाता कि यहाँ आपके पास 10 जनरल सेक्रेटरी, उसमें एक इसको बना दिया और मंत्री पद इससे ले लिया। वो मंत्री भी है और महामंत्री भी है, कैबिनेट में मंत्री है और संगठन में महामंत्री है। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है? ये तो ओंधे मूर्ख, ये मतलब सरेंडर है नीतीश कुमार का। अब बेचारे बाकी जनता दल यूनाइटेड के लोग जो लॉयल है नीतीश कुमार को,
वो मन ही मन सोच रहे होंगे कि एक आध कविता हम भी लिख मारते, 2-4 बीजेपी के नेताओं को हम भी मिल लेते, तो शायद हमारा प्रमोशन होता। नेता बनो ना बनो, शायर जरूर बनो। शायर जरूर बनो। और अब आपकी पीड़ा जी जो है वो नीतीश जी। जी को डायरेक्ट समझ में नहीं आती, हाँ। कविताओं के माध्यम से समझ में आती। बीजेपी के बड़े नेता ने आपको घर पे मिलने का टाइम दिया, तो आपका प्रमोशन जनता दल यूनाइटेड में पक्का है। यह हास्यास्पद है। आज जनता दल यूनाइटेड के कई तमाम नेता जो पार्टी को लेके बहुत सीरियस है, जो नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा चाहते हैं, वो आज चुप्पी साधे बैठे हैं। किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है जी। और उस पर जब आप किसी को पूछो तो मुझे ही फोन आया कि बोला, अरे भाई साहब आज तो पत्र, मैंने बोला हाँ मैंने देखा है, क्या किया? अरे नहीं वो तो ना ऐसा किया, ऐसा ऐसा। मैंने क्या गणित बता रहे हैं आप, क्या गणित बता रहे हैं आप मुझे ये कह रहे हैं कि महामंत्री पद देना है डिमोशन है, कैबिनेट में किसी को लेना डिमोशन है। चुप हो गया। बोले अब भाई साहब कुछ ना कुछ तो सोचा होगा नीतीश भाई ने, ऐसा तो नहीं कर सकते। अब इसमें क्या मास्टर स्ट्रोक है नीतीश भाई जाने, वो जाने, लेकिन अशोक चौधरी की बल्ले बल्ले है। देखिए वर्तमान राजनीति में चंद्रकांत जी सर, गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नेता ही सक्सेस है। जो यूं कपड़े जैसी विचारधारा बदलता हो, यूं कपड़े जैसी पार्टी बदलता हो, वो हमेशा सत्ता का सुख भोगेगा। जो अपने विचारधारा को, जो अपने पार्टी को अपनी मां मानता है, जो विचारधारा को लेके दृढ़ रहता है, उसके नसीब में दरिया उठाना ही आता है। और जीवन भर पोस्टर चिपकाते रहेगा और दरिया उठाते रहेगा। ये वर्तमान की भौतिकवाद की राजनीति। सर इसका विश्लेषण यही हो सकता है। बिल्कुल सर, एक और राज्य है सर। मैं जानता हूं आज थोड़ा सा समय की सीमाएं हैं और मैं थोड़ा सा लेट हूं, लेकिन सर बिहार के साथ साथ एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अमित शाह लगातार डेरा डाले हैं, लगातार। मैं देख रहा था, कोल्हापुर पहुंचते हैं, नासिक पहुंचते हैं, नागपुर में मीटिंग करते हैं। सब कहते हैं सब कुछ ठीक है, सीट शेयरिंग में कोई परेशानी, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, लेकिन बार बार ये सफाई देते हैं कि दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन सर एक खबर आती है अजीत पवार को लेकर कि अजीत पवार के विभाग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले के किसी ट्रस्ट का कोई मसला जाता है और अजीत पवार अपने तेवर दिखा देते हैं, अजीत पवार उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। सर ये कौन सा रिश्ता है? मतलब एक सीरियल आता था पहले शक्तिमान, उसमें कहा जाता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, तो यहाँ तो बड़ा उलट पुलट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए वो रिश्ता कहलाने के बजाय मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है। जी सर। इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और जब मैं इसका एंड करूंगा तो फिर आप हंसोगे। इसमें अजित पवार का लेना देना नहीं है, वो कलेक्टर है नागपुर का। अच्छा। जिस कलेक्टर ने रिपोर्ट दी है। ओहो। एक संस्था है बावनकुळे की, संस्था का नाम महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान है, कोराड़ी। कोराड़ी ये नागपुर का आउट स्टेशन है, नागपुर को सैटेलाइट टाउन है, नागपुर को लग के। बावनकुळे कोराड़ी टू नागपुर ऑटो चलाते थे। ओहो। देखिए मैं महाराष्ट्र की राजनीति में यदि आप ऑटो चलाओगे तो आप मंत्री होगे, मुख्यमंत्री बन सकते हो। अच्छा। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं कि जो मंत्री भी बने, विधायक भी बने, जो ऑटो चलाते थे। तो ये ऑटो चलाते थे, ये ऑटो के नेता की यूनियन के नेता बने, ये सब कुछ बने। फिर एक वहां मंदिर था, उस मंदिर का एक ट्रस्ट था महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान। बाद में एक दूसरा संस्थान उसमें मर्ज हो गया। अब इनके कोई स्कूल चलते होंगे कहीं एक दो वहां पे। अब इन्होंने 5-5.5 हेक्टेयर का करोड़ों रुपए का एक प्लॉट पे नजर है इनकी, और उन्होंने वो मांगा किस लिए कि हम वहां कॉलेज खोलना चाहते हैं, वाणिज्य, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस के कॉलेज, और कौशल विकास के तहत एक नर्सिंग कॉलेज और एक टेक्निकल कॉलेज ये खोलना चाहते हैं।
अब इसके बिल्डिंग, जमीन, ये सब कुछ, खेल ग्राउंड और उनकी प्रयोगशाला और इन सब के लिए हमको 5.5 एकड़ का ये प्लॉट चाहिए। अब ये प्लॉट बेसिकली जब गया, मतलब देखिए, ये कलेक्टर के पास गई एप्लीकेशन, कलेक्टर ने इस पे जो ऑब्जेक्शन लगाने से लगाए, और ये गया फिर रेवेन्यू मंत्रालय में, वीके पाटिल के यहाँ। रेवेन्यू अच्छा। मंत्रालय ने भी इसको ओके कर दिया। फिर जब ये फाइनेंस में गया तो उन्होंने वो कलेक्टर की रिपोर्ट पढ़ी। कलेक्टर की रिपोर्ट ने कहा कि 1997 में एक वहां पे कमेटी बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्लॉट आवंटन की कुछ निर्देश बने थे, एक पॉलिसी बनाई थी। अब उस प्लॉट आवंटन के निर्देशन ये कहीं बैठते नहीं। यदि आपकी संस्था बहुत आउटस्टैंडिंग हो, इंटरनेशनल लेवल की हो, तो आपको प्लॉट आवंटित किया जा सकता है, या जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उसके लिए प्लॉट आवंटित किया जा सकता है, या जो दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है, वंचितों के लिए काम कर रहा है, उसको लिए प्लॉट आवंटित किया जा सकता है। आप जिसके लिए प्लॉट मांग रहे हो वो कॉलेज के एक्सटेंशन के लिए, सपोज आपका एक कॉलेज है बहुत बड़ा, ऑलरेडी चल रहा है, साइंस कॉलेज, उसको जगह कम पड़ रही है, तो सरकारी जमीन पास भी आप चाहते हैं कॉलेज के प्रीमाइसेस में, वो आपको दिया जा सकता है। लेकिन आपने तो कॉलेज कभी चला ही नहीं, आप नए कॉलेज शुरू करना चाहते हो, इसमें इस पॉलिसी के तहत आपको कतई ये दे नहीं सकते, इट्स इलीगल हो जाएगा। ये कलेक्टर की रिपोर्ट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथ रोक ली, क्योंकि मामला कल कोर्ट में जाएगा तो सब नपेंगे यहां से वहां तक। उसके बाद कैबिनेट ने डिसीजन लिया और सारे ऑब्जेक्शन को साइड को करते हुए ये प्लॉट का आवंटन किया। अब पॉइंट ये हो गया, अब मैंने फोन करके कहा कि ये स्कैंडल पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा रहा है कि भूखंड का श्रीखंड खाने के लिए 52 कोड़े पहुंच गए। अभी 52 कोड़े बेटे के एक्सीडेंट से बाहर ही नहीं निकले थे। वो बीफ से लेके, दारू से लेके, ऑटो रिक्शा से ऑडी तक का सफर लोगों ने गिनवाया। उसके बाद इन्होंने तुरंत ऐसा किया। तो मैंने नागपुर में एक बीजेपी के नेता को कहा, अरे मैंने बोला भाई इतनी क्या जल्दी थी? तो उनने कहा कि क्या बताए अशोक जी, आपका कहना सही है कि नवंबर में चुनाव है, दिसंबर में सरकार बनेगी नहीं, 4 महीने बाद आवंटित कर लेते तो आपके पास 5 साल थे। तो चुनाव के बीच में, चुनाव मुहाने पे है, और आपने ये एक नया स्कैंडल क्यों खड़ा कर दिया? उस नेता ने हंसते हुए कहा, कह रहे आपने कहा कि चुनाव नई सरकार बन जाएगी, किसकी बन जाएगी ये नहीं बताया आपने। प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के 52 कोड़े, इन्हें ही विश्वास नहीं कि इनकी सरकार वापस आ जाएगी। तो जाती हुई सरकार में जितना लूट लो, खसोट लो, उतना खसोटने के पीछे लगे। ये प्लॉट आवंटन कोर्ट में जाएगा, ये रद्द होगा, और ये भाजपा के लिए एक नया संकट खड़ा कर देगा। बिल्कुल सर, आपने कहा था कि इसी भूखंड के चक्कर में और इसी चक्कर में अंतुले नप गए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता जमीनों के लालच में नप गए हैं, और 52 कोड़े ने वही गलती की। बिल्कुल सर। सर, आपने शुरुआत में ही कह दिया था कि जब मैं पूरी बात खत्म करूंगा तो तुम चकित रह जाओगे, बिल्कुल चकित रह जाओगे। और आपने बड़ी कलेक्टर की रिपोर्ट यदि फेवरेबल होती तो ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। अनफेवरेबल कलेक्टर के रिपोर्ट के बाद आप ये करोगे तो किसी ना किसी जो फाइनल अथॉरिटी इसको साइन करेगा उसके गले बात आ जाएगी। कल कोर्ट में जाएगी तो उसको कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, उसको उसके ऊपर उंगली उठेगी कि उसने पैसा लेके खेल किया है। तो कौन अधिकारी चाहेगा? तो सबके हाथ पैर फूल गए कलेक्टर की रिपोर्ट देखने के बाद। अच्छा, कलेक्टर इसको कैसा बोलेगा कि आवंटन करिए? क्योंकि कलेक्टर के पास एक पॉलिसी है लैंड अलॉटमेंट की, उस पॉलिसी में ये बैठेगा तभी तो कलेक्टर लिखेगा कि क्लॉज नंबर 10th and 11th says so and so. So as per the clause 11 and 10, this land can be allotted. ये बात होगी।
बिल्कुल सर, आपने सर अपनी पूरी बात में एक बात बहुत गंभीर बता दी कि बावनकुले को ये विश्वास नहीं है कि नवंबर में क्या होने वाला है, इसीलिए वो चाहते थे कि अलॉटमेंट का मामला पहले सेटल कर लिया जाए। सेटल कर दे, पहले जमीन कब्जे में ले लो, काम शुरू कर दो, बाद में देखा जाएगा क्या करना क्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कम शब्दों में आपने बड़ी गहरी बात महाराष्ट्र की हमको बता दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे सर। नमस्कार। धन्यवाद।